हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू किया था। उसमें मैंने आपको कुछ पार्ट समझा दिया था पिछले वीडियो में। कुछ मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम हमने देखे हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स देखे हैं उसके, सॉलिड लिक्विड वाले, लिक्विड गैस वाले और सॉलिड गैस वाले, इस तरीके की 3 कैटेगरीज हमने देखी हैं उसमें। उसके हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है इन्होंने, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। क्लोज्ड सिस्टम में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। मतलब यहाँ पर हमें जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा और सेम कंडीशंस पर होगी वो रिएक्शंस। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। वहाँ पर हमें टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें क्या रखनी रहेगी, कांस्टेंट रखनी रहेगी, तभी इक्विलिब्रियम सेट हो पाएगा। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by the constant value of one of the parameter at a given temperature. पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक कोई पैरामीटर है वो कांस्टेंट वहाँ पर मिलेगा अपने को, तो वो इसकी मतलब एक पहचान है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। The magnitude of such quantities at any stage indicate the extent to which the physical process has proceeded before reaching the equilibrium. जो मैग्नीट्यूड्स हैं इन क्वांटिटीज़ के, वो मतलब आपको बताएंगे, इंडिकेट करेंगे वो कि जो फिजिकल प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के पहले किस एक्सटेंट तक पहुंची है। तो इस तरीके से ये कुछ एक पॉइंट्स है इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रिया के। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस देख रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके केमिकल प्रोसेस के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं हायर टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है हमें, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम मिलता है और CO2 मिलती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यदि हम वहाँ से CO2 को बाहर नहीं करेंगे, मतलब यदि हमने वहाँ से CO2 को हटा नहीं लिया, तो क्या होगा, वापस से CO2 कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके वापस से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और वहाँ पर क्या हो जाता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इस तरीके से इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है, अमोनिया फॉर्मेशन हो जाता है। तो वहाँ पर यहाँ पर भी आफ्टर सम टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन उन्होंने दी है यहाँ पर, द केमिकल रिएक्शंस reach a state of dynamic equilibrium in which the rate of forward and reverse reaction are equal and there is no net change in composition। मतलब कि ऐसे समय में जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें, उसमें यदि इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है तो सबसे पहली बात तो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। यहाँ पर रिएक्टेंट जो है कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये अमोनिया सेम टेम्परेचर प्रेशर पर ब्रेक डाउन होकर के वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब इनके दोनों के रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं और यहाँ पर इनके क्वांटिटीज में कोई आपको नेट चेंज नहीं मिलेगा, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कि आपको अप्रॉक्सीमेट जितना यहाँ पर रिएक्टेंट है उसके ही बराबर लगभग प्रोडक्ट मिलेगा। और क्या होगा कि समय के साथ रिएक्शन तो आगे बढ़ेगी, लेकिन आपको क्वांटिटीज में, मैग्नीट्यूड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा क्वांटिटी में, तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वहाँ पर अटेन हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, जिसमें लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में इन्होंने यहाँ पर बताया है, ये देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको प्रिपेयर करना है आपको। एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट
of the reaction product raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentration of the reactant raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as equilibrium law या law of chemical equilibrium. इसमें हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि हम कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं, जैसे मान ली हमने कोई रिएक्शन कंसीडर करी है जिसमें हम A + B रिएक्टेंट है और इसमें यहाँ पर CODA क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे में इक्विलिब्रियम जो है उसको हम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से डिनोट करेंगे। तो ऐसे में Kc की वैल्यू कैसे देंगे, Kc = प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, CD है और रिएक्टेंट AB है, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और इसमें प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में क्या करेंगे, इनके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, दे आर डिनोटिंग द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको हम बोलेंगे Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी इसको हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ mass action because in the early days of chemistry concentration was called active mass. In order to appreciate their work better, let us consider a reaction between the gas H2 and I2 carried out in a sealed vessel. हम यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन क्या कर रहा है, रिएक्ट करके HI बना रहा है। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली आयोडीन का कलर होगा पर्पल। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो डार्क पर्पल कलर आपको मिलता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है और कलरलेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, पर्पल कलर जो है डार्क पर्पल वो धीरे 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 लाइट होगा। लेकिन वो लाइट पर्पल कलर बहुत देर तक वैसे का वैसा ही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि वहां पर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन मिलना शुरू हो गई है और हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके HI भी बना रहा है और HI ब्रेक डाउन होकर के वापस से ये भी बना रहा है। तो वो लाइट पर्पल जो कलर है वो वहां पर डिनोट करेगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो मान लीजिए हमने 1 मोल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ली है, 1 मोल आयोडीन गैस ली है, तो यहाँ पर ये HI जब बनेगा तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर ये 2 मोल का बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर। तो अब उस अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये देखिए इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यदि हम इसको Kc के अकॉर्डिंग डिनोट करें हम, तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, HI का मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और आयोडीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से यहाँ पर ही निकलेगा। ये देखिए ये Kc की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट होगी। और क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि 2 मोल यहाँ पर बन रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर ट्वाइस लगाएंगे और इस तरीके से ये Kc की वैल्यू यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर केस के लिए फाइंड आउट होगी। तो इस तरीके से ये Kc की वैल्यू फाइंड आउट हुई है और यहाँ पर ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद में एक एग्जांपल से हमने इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को यहाँ पर बताया है। देखिए अब इसके बाद में हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया देखेंगे, मतलब होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया से मतलब होता है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें जो भी उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सेम फेज में हो, मतलब या तो गैस गैस या लिक्विड लिक्विड या सॉलिड सॉलिड, इस तरीके से। तो उसको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रिया बोलेंगे। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके अमोनिया फॉर्मेशन बन रही है एंड ऑल द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन द गैसियस फेज, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया मतलब जहां पर हमें फेजेस अलग अलग मिलेंगे। तो जब हम इसको Kc से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर हम इसके लिए भी मतलब हमें यहाँ पर Kc की वैल्यूज मिलेंगी। देखिए होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है और ये यहाँ पर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया को, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और उसके लिए Kp और Kc की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे।